Okay, good evening all. Welcome to Learners Academy. Good evening. The next topic in our differentiation chapter, the topic name you can see on the screen is exponential and logarithmic functions. ठीक है, तो आज अपन only introductory part करेंगे किसका, exponential function। वैसे तो exponential and logarithmic functions go hand in hand, वैसे तो ये दोनों साथ में ही चलते हैं ना, बट तो इसलिए थोड़ा वो तो बताना पड़ेगा कि एक्सपोनेंशियल क्या है, लॉगरिथमिक क्या है, 1-to-1 कनेक्शन एक बार तो बताना पड़ेगा, लेकिन फिर ज्यादा डिटेल में इसको ना देख के इसको देखें। ठीक है, वन मोर थिंग, लॉगरिथमिक के बारे में बता रहा हूं। वन मोर थिंग, देखो लॉगरिथमिक फंक्शंस का डेरिवेटिव, सुनना ध्यान से क्या कर रहा हूं मैं, पूरी बात सुन। डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शंस, ठीक है, एंड लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। दूसरी टर्म क्या कही मैंने, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। दोनों अलग अलग चीजें, दोनों अलग अलग चीजें। इसमें तो जो लॉगरिथमिक फंक्शन होगा उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, उसका डेरिवेटिव निकालेंगे, पहले फंक्शन समझेंगे उसका डिफरेंस। इसमें किसी और फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे, लॉगरिथमिक का नहीं करेंगे, किसी और फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे, पर लॉग की मदद से करेंगे। समझ गए, लॉग के कॉन्सेप्ट्स इस्तेमाल करके किसी और फंक्शंस का डिफरेंशिएशन करते हैं, उसको कहते हैं लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। दैट मींस इन शॉर्ट आई कैन से लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन मींस डिफरेंशिएशन थ्रू लॉग। मींस समझ आया, डिफरेंशिएशन यूजिंग द कॉन्सेप्ट्स ऑफ लॉग या थ्रू द कॉन्सेप्ट्स ऑफ लॉग, डिफरेंशिएशन यूजिंग द कॉन्सेप्ट्स ऑफ लॉग। तो अभी इस एक्सरसाइज में हमारा ये वाला टॉपिक नहीं है जो अभी मैं लिख रहा हूं, ठीक है ना, ये वाला अभी नहीं है। अभी तो लॉगर डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगर, अभी तो लॉग का ही डेरिवेटिव है, ये किसी और का डिफरेंशिएशन होगा लॉग को यूज करके। समझ गए, ठीक है ना। पहली चीज ये डिफरेंस, इसके अलग से एक्सरसाइज आएगी शायद अगले से अगले की अगली, ठीक है, नहीं आखिरी आखिरी कट हुई है ओनली, अभी तो चौथी चल रही है ना, मतलब हायर ऑर्डर डेरिवेटिव से जस्ट पहले वाली एक्सरसाइज। अभी थर्ड चलेगी ना, फोर्थ चलेगी, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, तीन एक्सरसाइज बची है, तो सिक्स नहीं सेवन, चार एक्सरसाइज बची है ना, तो सातवीं तो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो ये छठी एक्सरसाइज आएगी लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। ये पांचवी होगी, मतलब कुल मिला के अभी आएगी आगे, ठीक है। अभी इस एक्सरसाइज में ये वाला टॉपिक डिस्कस होगा कि लॉगरिथमिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन है। चलो अब सारी बातें भूल जाओ, सबसे पहले तो फंक्शंस क्या होते हैं वो तो बात करें। तो देखो इन शॉर्ट, वैसे इस चैप्टर के स्टार्टिंग में आपको बताया था कि अगर मैं कहूँ एक्स स्क्वायर, अगर मैं कहूँ एक्स क्यूब, अगर मैं कहूँ एक्स टू द पावर 4, अगर मैं कहूँ एक्स टू द पावर 5, तो ऑल ऑफ दीज आर पॉलिनोमियल फंक्शंस, ऑल ऑफ दीज आर पॉलिनोमियल फंक्शंस, और इन सबके डेरिवेटिव करने मुझे आते हैं। सीखे अपन ने, पावर को नीचे उतार दो, पावर कम कर दो, राइट। ऑल ऑफ दीज आर पॉलिनोमियल। अब इन फंक्शंस में मैं बेस को तो नीचे उतार दूं और पावर को तो नीचे बेस में उतार दूं, और जो बेस है उसको पावर में ले जाऊं। कैसे, 2 टू द पावर एक्स, 3 टू द पावर एक्स, 4 टू द पावर एक्स, या फिर 5 टू द पावर एक्स, या फिर किसी भी कांस्टेंट नंबर की पावर एक्स। Now all of these functions are what, exponential functions। तो एक झलक में तो समझ आया कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या है, वन शॉट में तो समझ में आएगा, मतलब पहली नजर में एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या है, जिसमें वेरिएबल एक्सपोनेंट बन के बैठा है। एक्सपोनेंट मतलब पावर होता है ना, जिसमें वेरिएबल क्या बन के बैठा है, तो एक्सपोनेंट से बना एक्सपोनेंशियल। ओके, जिसमें वेरिएबल कहाँ बैठा है, एक्सपोनेंट में बैठा है। कहाँ बैठा है, एक्सपोनेंट में। अब वेरिएबल एक्स वाई कुछ भी हो, वैसे जनरली एक्स ही होता है, वो कहाँ बैठा है, एक्सपोनेंट में। सो इट विल बी कॉल्ड एज एक्सपोनेंशियल। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब बेस वैसे तो कुछ भी हो सकता है, वैसे तो बेस कुछ भी हो सकता है, पर जैसे अभी मैं लिख देता हूँ वापस, 2 टू द पावर एक्स, 3 टू द पावर एक्स, 4 टू द पावर एक्स, 5 टू द, ये चार तो दिए मैंने ऑप्शन। बेस वैसे तो कुछ भी हो सकता है, पर अगर ये बेस 10 की पावर एक्स हो जाता है, या एक नंबर और होता है यूलर नंबर, ई टू द पावर एक्स हो जाता है, जिसकी वैल्यू अभी बताते हैं ना, या तो 10 की पावर एक्स हो जाए या ई टू द पावर एक्स, तो ये दोनों भी एक्सपोनेंशियल है। ऐसा भी, ऐसी बात नहीं है कि ये एक्सपोनेंशियल नहीं है, ये दोनों भी एक्सपोनेंशियल है, लेकिन एक्सपोनेंशियल में स्पेशल केसेस हैं, ये इनका स्पेशल कैटेगरी है। इसको कहते हैं कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्या कहते हैं, कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अभी सारे चीज लिखवा देंगे अपन नोट्स में, राइट।
और इसको कहते हैं नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इज दिस थिंग क्लियर टू यू? राइट। कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड नेचुरल है, तो ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन, वो भी एक्सपोनेंशियल, लेकिन अगर बेस 10 हो जाए, यानी कि ऐसा एक्सपोनेंशियल फंक्शन जिसका बेस 10 हो उसको कहेंगे कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ऐसा एक्सपोनेंशियल फंक्शन जिसका बेस ई हो जाए उसको कहेंगे नेचुरल। अब कई बच्चों को ये भ्रम है कि केवल और केवल यही फंक्शन एक्सपोनेंशियल है, बाकी ये सब नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है। क्योंकि याद किया हुआ है ई फॉर एक्सपोनेंशियल। याद क्या किया हुआ है उन्होंने? ई फॉर एक्सपोनेंशियल। आपने भी याद किया ऐसे? ई फॉर एक्सपोनेंशियल नहीं, ई फॉर यूलर है। ई फॉर यूलर है। एक्सपोनेंशियल ये सारे हैं। एक्सपोनेंशियल बोले तो एक्सपोनेंट में एक्स होना चाहिए। ये एक्सपोनेंशियल का स्पेशल केस है जिसको कहते हैं नेचुरल एक्सपोनेंट। यहां तक सारी बातें क्लियर है? ओके। हाँ जी बिल्कुल, कि जब बेस 10 हो तो कॉमन, जब बेस ई हो तो नेचुरल। उसके अलावा बेस और कुछ भी हो तो उनके अलग से नाम नहीं, उनको जनरल वन एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही कहेंगे। है ठीक है, स्पेशल कैटेगरी वाले दो के लिए। यहां तक क्लियर है? ओके। अब हम बात करते हैं इनके ग्राफ की। अब अपन बात करते हैं इनके ग्राफ की, है ना। तो देखो पहले मैं पॉलिनोमियल फंक्शन का ग्राफ आपके सामने रेडी कर रहा हूँ। तो एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, लेट्स से एक्स क्यूब ले लो या एक्स स्क्वायर ले लो, चलो। और फिर एक्स क्यूब ले लो, एक्स स्क्वायर यहाँ ले लो, एक्स क्यूब यहाँ ले लो, और एक्स टू द पावर 4 ले लो। तीन तीन पॉलिनोमियल फंक्शन को मैंने लिखा है। इसके सपोज करो मुझे ग्राफ बनाना है, कुछ चीजें डिस्कस करते हैं। तो ग्राफ हम वैसे तो देखो आपको पता होना चाहिए, एक्स स्क्वायर का ग्राफ ये होता है अपवर्ड फेसिंग पैराबोला। हमने क्लास 11th में सीखा था, याद है? अपवर्ड फेसिंग पैराबोला होता है एक्स स्क्वायर, है ना। ठीक है, भूल गए होंगे, माइनस एक्स स्क्वायर नीचे होता है। ठीक है, एनीवेज। तो चलो हमको याद नहीं है तो हम क्या करते हैं, वैल्यूज पुटअप करना शुरू करते हैं। क्या करते हैं? वैल्यूज पुटअप करना शुरू करते हैं। सो टेल मी, जब एक्स की वैल्यू 0 होगी तो यहाँ पे एफ एक्स यानी वाई की वैल्यू क्या होगी? 0 का स्क्वायर 0, 0 का स्क्वायर 1। ओके, जब एक्स की वैल्यू 1 होगी, वाई की वैल्यू 1। जब एक्स की वैल्यू 2 होगी, 4 होगी। जब एक्स की वैल्यू 3 होगी तो वाई की वैल्यू 3 का स्क्वायर। एक्सपोनेंशियल फंक्शन कर रहे हैं हम अभी, सॉरी पॉलिनोमियल फंक्शन कर रहे हैं हम अभी, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में नहीं है। डन, काफी इतनी वैल्यूज। अब आ जाओ एक्स क्यूब पे, आ जाओ जरा, एक्स क्यूब पे आ जाओ। जब एक्स की वैल्यू अगेन 0 1 2 3 पे डिस्कस करते हैं, 0 तो वाई की वैल्यू 0। एक और वैल्यू डिस्कस कर लो यहाँ पे ना, एक्स की वैल्यू 4 पे भी, एक्स की वैल्यू 4 तो वाई की वैल्यू 4 का स्क्वायर 16। 0 पे 0, 1 पे 1, 2 पे 8, 2 का क्यूब 8, 3 पे 27, 3 पे 27 एंड 4 पे बोलो 64, 4 का क्यूब इज 64। ठीक है, और एक और फंक्शन है हमारे पास एक्स टू द पावर 4। इस पे भी कुछ वैल्यूज 0 1 2 3 4। एक्स की वैल्यू 1 तो एक्स की वैल्यू 0 तो वाई की वैल्यू 0। एक्स की वैल्यू 1 तो वाई की वैल्यू 1 टू द पावर 4 1। 2 पे बोलो 2 की पावर 4 16। 3 पे बोलो 3 की पावर 4 81। एंड एक्स की वैल्यू 4 तो वाई की वैल्यू 4 की पावर 4 इज 256। डन। ओके, अब इनका ग्राफ बनाने की कोशिश कर रहा हूं मैं ना। ग्राफ शीट है हमारे पास। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाते हैं ना, पॉइंट को पॉइंट से कनेक्ट करके, जितना मतलब रफ बनाएंगे, ज्यादा एग्जैक्ट नहीं बनाना, एक फ्री हैंड रफ ग्राफ बनाएंगे। तो बोलो भाई, एक्स की वैल्यू जब 0 थी तो वाई की वैल्यू 0 थी, तो 0,0। ठीक है, उसके बाद आ जाओ, एक मिनट। वैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही बनेगा सारा ना, तो यहाँ से दिख रहा है ना आपको थोड़ा बहुत, ग्राफ भी दिख रहा है, दोनों चीजें विजिबल है। ठीक है, हाँ जी, एक्स की वैल्यू 0 तो वाई की वैल्यू 0, 0,0। एक्स की वैल्यू 1 1,1, देन 2,4, यहाँ 3,9 बोलो यहाँ, एंड 4,16। 16 थोड़ा आउट ऑफ द रेंज है लगभग, मान लो यहाँ। सो यू कैन सी ऐसा एक ग्राफ बन रहा है। अभी मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में बना रहा हूँ केवल, है ना। वैसे अगर आप घुमाओगे तो ऐसे अपवर्ड फेसिंग पैराबोला बनेगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एक्स स्क्वायर लगभग लगभग।
अब एक्स क्यूब आ जाओ, 0 पे 0, 1 पे 1, यहां तक तो सेम है। फिर 2 पे 8, तो 2 पे ये तो था 4, ये पहुंच चुका है 8 पे। कलर चेंज कर देते हैं इसका। 2 पे ये 2 पॉइंट तो सेम है, और 2 पे ये पहुंच चुका है 8 पे, और 3 पे ये पहुंच चुका है 27, जो मेरी शीट से काफी आगे, मैं सोच भी नहीं सकता, काफी आगे है ना। तो इसका एक रफ एंड ग्राफ बना, तो यहाँ तक तो सेम चला ये, यहाँ से इसने अपना रास्ता बदला कुछ ऐसे, और उसके बाद फिर कुछ ऐसा है ना। ठीक है, थोड़ा क्लियर नहीं है पर इमेजिन हो पा रहा है, लाइक दिस, ऐसे कुछ है ना। ठीक है, ओके चलो, एक्स टू द पावर 4 का बना सकते हो, तो 0 पे इसको भी थोड़ा सा और कंटिन्यू लेके जाओ, ठीक है ना। हाँ जी बोलो। इसको कलर दे देते हैं हम, रेड कलर। हाँ, 0 पे 0, 1 पे 1, यहाँ तक तो ये भी दोनों सेम है, बिल्कुल यहाँ तक तो सेम है। उसके बाद 2 पे 16, ये तो 2 पे ही बहुत आगे है, 2 पे ही क्रॉस कर गया है तो हमारे रेंज, यानी 2 पे ही ऐसी पॉइंट है जो हमारी रेंज में नहीं है, तो 2 की सीट में 16, 4, 11 या 12, 13, 14 में लगभग यहाँ आएगा। और उसके बाद तो क्या ही कहें, हमारी रेंज में बिल्कुल ही नहीं है, है ना। तो यहाँ से सीधा रॉकेट स्पीड में ये यहाँ गया। ये 3 ग्राफ दिख रहे हैं आपको बेटा। ब्लैक वाला कौन सा है? दिस इज एक्स स्क्वायर, दिस इज एक्स क्यूब, एंड दिस इज एक्स टू द पावर। ये 3 ग्राफ से आपको क्या पता चला कि जैसे जैसे हम एक्स की पावर बढ़ाएंगे 2, 3, 4, तो ग्राफ वाई एक्सिस के ज्यादा नजदीक जाएगा। जाएगा, 300 मैंने प्रूव कर दिया, चौथी से आप पांचवी छठी और किसने भी ले लो, है ना। तो क्या किसके नजदीक जाएगा ये? वाई एक्सिस के नजदीक जाएगा। और अगर एक्स की पावर 1 ले लेता मैं, एक्स स्क्वायर से पहले वाला एक्स की पावर 1, तो वो एक्स की पावर 1 यानी तो एक स्ट्रेट लाइन बनती है ना, कांस्टेंट फंक्शन बोलते हैं अपन इसको, तो ये एक्स की पावर 1 ले लो, वो स्ट्रेट लाइन बनेगी, तो कर्व्ड है और ये स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो आप देखो 1, फिर ये 2, फिर ये 3, फिर ये 4, तो 5 बनाऊंगा तो और नजदीक, 6 बनाऊंगा और नजदीक। तो जो ग्राफ वाई एक्सिस के नजदीक होता है उसको कहते हैं स्टीप ग्राफ। स्टीप मतलब होता है खड़ा, वर्टिकल, ज्यादा खड़ा हो जाएगा वो, स्टीप। स्टीप मतलब वर्टिकल यानी खड़ा ग्राफ, ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट ग्राफ, है ना। जैसे खड़ी चढ़ाई होती है, अपन जैसे कहीं बार चढ़ाई पे चढ़ते हैं, जैसे वैष्णो देवी गए अपन, तो एक चढ़ाई तो ऐसे होती है, एक चढ़ाई होती है खड़ी चढ़ाई, मैं कहते हैं ना यहाँ पे चलना मुश्किल है थोड़ा, तो उसको बोलते हैं स्टीप। क्या बोलते हैं? स्टीप। तो जैसे जैसे हम एक्स की पावर बढ़ाएंगे, वैसे वैसे ग्राफ स्टीपर एंड स्टीपर एंड स्टीपर होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा, बोलो। जैसे जैसे हम एक्स की वैल्यू बढ़ाएंगे, वैसे वैसे एक्स की वैल्यू नहीं, सॉरी, एक्स की पावर बढ़ाएंगे। एक्स की पावर, ये सारे पॉलीनॉमियल फंक्शन है, एक्स की पावर लेके बैठे हैं, जैसे जैसे हम पावर बढ़ाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, उसका जो ग्राफ बनेगा वो स्टीपर एंड स्टीपर एंड स्टीपर होता जाएगा। ठीक है, ये तो हो गए पॉलिनोमियल फंक्शंस के ग्राफ। अब मैं बनाने जा रहा हूँ एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के ग्राफ। अब सुनना, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में क्या होता है, जैसे जैसे हम, नहीं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के ग्राफ की खास बात सुनो। अभी मैं एक्स की पावर एक्स का स्क्वायर कर दूं, एक्स का क्यूब कर दूं, एक्स की पावर 4 कर दूं, 5 कर दूं, 6 कर दूं, कितनी भी बड़ी ले जाऊं, यानी पॉलिनोमियल फंक्शन तो मैं बड़े से बड़ा ले जाऊं और एक्सपोनेंशियल फंक्शन छोटे से छोटा लूं, तो भी हमेशा जीत एक्सपोनेंशियल फंक्शन की होगी। यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन कोई सा भी हो, हमेशा पॉलिनोमियल फंक्शन से ज्यादा स्टीप होगा, ज्यादा वाई एक्सिस के नजदीक होगा। अभी प्रूव करेंगे उसको। पॉलिनोमियल फंक्शन 4 है, 3 है मेरे पास, अभी इसी के अंदर चलो अगर मैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन बनाने लगूं ना, तो इन तीनों से भी ज्यादा स्टीप होगा वो। यानी पॉलिनोमियल फंक्शन कितना भी बड़े से बड़ा हो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन छोटे से छोटा भी उससे ज्यादा स्टीप होगा, छोटे से छोटा भी उससे ज्यादा स्टीप होगा। यानी कि अगर मैं अभी 2 टू द पावर एक्स, या 3 टू द पावर एक्स, या 4 टू द पावर, हाँ इसमें भी अगर ये 2, 3, 4 बढ़ाते जाओ तो ये ज्यादा स्टीपर होते जाएंगे, लेकिन ये इनसे ज्यादा स्टीप होंगे, ये सारे के सारे इनसे ज्यादा स्टीप होंगे, इसकी तो गिनती इनसे ज्यादा स्टीप से शुरू होगी और फिर ज्यादा होती जाएगी, होती जाएगी, होती जाएगी। तो एक ये सब बातें क्यों बता रहा हूं मैं, क्योंकि आपके ट्रू फॉल्स के क्वेश्चंस बनते हैं इस चैप्टर से, या फिर एमसीक्यूज के क्वेश्चन बनते हैं, आपसे पूछ लें कि आपको दो फंक्शंस दे दें, लाइक ऐसे 3x³ x² x की पावर 1000 और 2 की पावर x, सब में से कौन सा सबसे ज्यादा स्टीप है, बताओ। 2 की पावर है, 3 तो पॉलिनोमियल है ना, तो एक्सपोनेंशियल तो छोटे से छोटा हो, वो बड़े से बड़े पॉलिनोमियल से ज्यादा स्टीपर होता है। तो मोस्ट स्टीपेस्ट, कोई पूछे इसमें स्टीपेस्ट फंक्शन कौन सा होगा, आंसर इज 2 टू पावर। हाँ, चारों ही अगर एक्सपोनेंशियल हो, तो फिर उसमें जिसका बेस ज्यादा, जैसे मान लो 2 टू द पावर एक्स आ गया, 3 टू द पावर एक्स भी आ गया, 7 टू द पावर एक्स भी आ गया, 10 टू द पावर एक्स भी आ गया, तो अब ये सबसे ज्यादा स्टीपर होगा। समझ आ गया?
यानी कि पॉलिनोमियल का कंपैरिजन करें तो जिसकी पावर ज्यादा वो ज्यादा स्टीपर, एक्सपोनेंशियल का कंपैरिजन करें तो उसमें भी जिसका बेस ज्यादा, सॉरी उसमें पावर ज्यादा, इसमें बेस ज्यादा, और पॉलिनोमियल से एक्सपोनेंशियल का कंपैरिजन करें तो हमेशा एक्सपोनेंशियल जीतेगा, हमेशा एक्सपोनेंशियल जीतेगा। तो अब अगले ग्राफ में, ये तो हो गया पॉलिनोमियल का कंपैरिजन, अब मैं अगले ग्राफ पे एक पॉलिनोमियल और एक एक्सपोनेंशियल ले रहा हूँ, एक पॉलिनोमियल और एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन ले रहा हूँ, ठीक है। उससे पहले कुछ नोट्स में अपन जितना अपन ने सीखा वो नोट डाउन कर लें, मतलब बता दूं आपको क्या क्या नोट डाउन करना है इसमें आपको। ओके, सो सबसे पहले तो हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डेफिनेशन आपके सामने डिस्कस करी है। डेफिनेशन इज, खोली नहीं है कि नोट्स आज? हाँ, ये टॉपिक थोड़ा सा लेंदी होता है क्योंकि इसमें क्या एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक की वो आपको पूरी बतानी पड़ती है चीजें। अच्छा, इस चैप्टर के हिसाब से तो ये अगर मैं नॉलेज ना भी बताता ना और डेरिवेटिव बता देता, सारी एक्सरसाइज सॉल्व हो जाती, बट आगे प्रॉब्लम आएगी इंटीग्रेशन में और रिमेनिंग कॉन्सेप्ट्स में। और फिर आगे जब इधर ही नहीं बताएंगे तो आगे मन करेगा बताने का, तो फिर वो बच्चे का रह ही जाएगा। इसलिए बेटर है अभी सीख लो, अभी थोड़ा सा बोरिंग भी लग रहा होगा कि कहाँ डिफरेंशिएशन से क्या फंक्शंस के नॉलेज लेने आ गया हम, है ना। ये तो हो गया था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, ये आ जाओ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक, ये तो मेन हेडिंग है, एंड देन उसमें भी सब हेडिंग है एक्सपोनेंशियल। देखो क्या कह रहा है, ए फंक्शन ऑफ द फॉर्म y इक्वल टू बी टू द पावर x, ठीक है। अब सुनो पहले तो, चलो पहले अपन वही डिस्कस करते हैं, नहीं तो फिर ज्यादा कंफ्यूजन होगा ना। पहले अपन वही डिस्कस करते हैं, यहाँ पे कंपैरिजन दिया भी हुआ है एक्स स्क्वायर और टू टू द पावर एक्स का, तो इसी को डिस्कस करते हैं लेट्स से, है ना। हाँ, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में बेस को देखेंगे, बेस जिसका ज्यादा वो ज्यादा स्टीपर, क्योंकि एक्स वेरिएबल तो फिक्स है, एक्स वेरिएबल तो फिक्स है, एक्स बेस फिक्स है ना, और बेस वेरिएबल तो एक्स है ना, और बेस जो है वो बदल रहा है 2 3 4 5 6, ठीक है ना, क्लियर है। तो जिस उसमें पावर, ठीक है ना। ओके, हाँ जी, अब आ जाइए, एक बार ले लेता हूं मैं एक्स स्क्वायर, लिया भी था अभी अभी मैंने, और एक ले लेता हूँ टू टू द पावर एक्स। तो इसमें बताओ, इसमें तो अभी हमने वैल्यूज अभी अभी डाली भी हैं, बोलो। जब एक्स की वैल्यू 0 तो वाई की वैल्यू 0, और 1 पे 1, और आगे बोलो 2 पे 4, 3 पे 9, एंड 4 पे क्या था 16। इसके हिसाब से इसका ग्राफ भी ड्रॉ कर दो, 0 1 और 2 पे 4, 3 पे 9, एंड 4 पे आउट ऑफ द रेंज है 16, लगभग ऐसे, ठीक है। सही बनाया। अब इसका बनाते हैं टू टू द पावर एक्स का ना, टू टू द पावर एक्स में अब बताते जाओ जल्दी जल्दी। जब एक्स की वैल्यू 0 तो वाई बोलो, टू की पावर 0 क्या होती है 1। जब एक्स की वैल्यू 1 तो वाई की वैल्यू 2 की पावर 1 यानी 2, फोकस। जब एक्स की वैल्यू 2 तो 2 का स्क्वायर वाई की वैल्यू 4। जब एक्स की वैल्यू 3 तो 2 का क्यूब वाई की वैल्यू 8। 2 का क्यूब, 2 का क्यूब कर रहे हैं, 3 का स्क्वायर नहीं कर रहे, 2 का क्यूब कर रहे हैं ना। ऊपर कर रहे थे 3 का स्क्वायर, अभी 2 का क्यूब कर रहे हैं, ठीक है। जब एक्स की वैल्यू 4 तो वाई की वैल्यू 2 का पावर 4 यानी कि 16। एक और ले लो चलो, एक्स की वैल्यू 5 तो वाई की वैल्यू जाएगी 32, राइट। और इधर भी ले लो एक्स की वैल्यू 5 तो 5 का स्क्वायर इज 20, ठीक है। तो अब आप देखो, जब भी अपन कंपैरिजन करें ना कौन सा ज्यादा स्टीप है, तो कुछ शुरू की वैल्यूज से कंपैरिजन नहीं हो सकता, क्योंकि शुरू की वैल्यूज तो मामूली मामूली सा डिफरेंस लेके आएंगी। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तब असली कंपैरिजन होगा। हो सकता है एक पॉइंट पे दोनों बराबर भी आ जाएं, हो सकता है एक पॉइंट पे ये से कम भी हो सकता है। लेकिन क्या होता है, जब शेर पीछे हटता है तो वो स्पीड बढ़ाने के लिए बढ़ता है, समझ गए। ऐसा नहीं कि पीछे हट गया तो अब ये तो छोटा हो गया, इससे तो स्टीपर हुआ ही नहीं। देखो ध्यान से, ये शुरुआत इसने इससे ज्यादा करी है, अभी भी ज्यादा है, अब एक पॉइंट पे बराबर भी है, चेक करो। फिर एक बार कम भी हुआ है, लेकिन उसके बाद इसकी स्पीड देखना, फिर वापस बराबर। और अब जो स्पीड है वो तो इसकी पहुंच से ही बाहर है, 25 कहाँ 32 कहाँ, और अगर आप इमेजिन करो 6 पे जाते तो 6 का स्क्वायर 36, और यहाँ पे 2 की पावर 6 64, कहाँ 36 कहाँ 64, रॉकेट स्पीड। 7 पे जाते तो 7 का स्क्वायर 49, 2 की पावर 7 128, डबल से भी ज्यादा।
49 कहाँ, 128 कहाँ, समझ आया। सो अब इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। सो इसका ग्राफ लगभग कुछ ऐसे बनेगा, देखो 0 पे 1, 0 पे 1 यानी स्टार्ट यहाँ से होता है बेटा, ये स्टार्ट ही यहाँ से होता है। कोई वास्तव भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन ले लो, कोई सा भी, क्योंकि आप यहाँ पे 2 3 4 5 कुछ भी लोगे, नहीं ये इसको, यहाँ पे आप 2 3 4 5 कुछ भी लोगे तो कुछ भी नीचे होगा पावर 0 तो आंसर 1 ही आएगा। तो 0,1, अभी इसके हम ऑब्जर्वेशन लिखेंगे, उसमें भी ये बात का जिक्र होगा कि एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन कैसा भी हो वो 0,1 से जरूर पास होगा। सिमिलरली एक पॉलिनोमियल फंक्शन कैसा भी वो 0,0 से पास होगा, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा कहाँ से, 0,1 से पास होगा, है ना। ठीक है, 0,1 देन 1,2, 1,2 यानी यहाँ पे, देन आगे बोलो। ज्यादा स्टीप है, देखो शुरुआत में ज्यादा स्टीप है, और फिर 2,4, 2,4 बराबर आ गया, ठीक है। देन 3,8 अभी के लिए छोट उससे थोड़ा कम स्टीप है ना, इस जगह पे, है ना, ठीक है ना। अब 4,16 यहाँ पे आके बराबर आ चुका है, 4,16 यहाँ पे आके ये बराबर आ चुका है, और इसके बाद तो फिर ये इस डायरेक्शन में जाएगा और बहुत आगे तक जाएगा, ठीक है, समझ आया। एक्चुअली ये तो इस डायरेक्शन में नहीं जाएगा, ये तो ऐसे ही जाएगा, पर ये जो है ना ये गलत बनाया हुआ है, ये इससे इधर जाएगा, वो गलत बनाया हुआ है ना, वो तो ऐसे ही जाएगा, वो ऐसे एकदम से ऐसे डायरेक्शन कैसे लेगा, ये धीरे धीरे ऐसे जाएगा, पर ये ज्यादा, ये जो ग्रीन वाला ग्राफ है वो ज्यादा इधर की साइड होता जाएगा, और जो रेड वाला ग्राफ है ज्यादा इधर की साइड होता जाएगा, और अल्टीमेटली जब आप ओवरऑल अगर 10-20 वैल्यूज तक करके फिर इसका कंपेरिजन देखो, जो हमारे पास वैल्यूज नहीं है करके देखें, तो रेड वाला ज्यादा स्टीपर होगा बजाय की। डन। सो प्रूव्ड हो गया कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ हमेशा क्या होगा, पॉलिनोमियल फंक्शन के ग्राफ से ज्यादा स्टीप होगा। और कौन एक्सपोनेंशियल फंक्शन में भी 3-4 ग्राफ ले लें तो जिसका बेस ज्यादा उसका ज्यादा ग्राफ होगा स्टीप, है ना। तो आपकी बुक में ये कंपैरिजन है, कुछ एक एक्सपोनेंशियल फंक्शंस लेके उसको देखते हैं। देखो देखो पॉलिनोमियल फंक्शंस लिए पहले उसने, y इक्वल टू एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, और फिर ये लिया है इसने एक्सपोनेंशियल, ये सारे के सारे तो देखो यहीं रह गए, और ये अकेला जो एक्सपोनेंशियल है वो इनसे ज्यादा स्टीप है, ठीक है, डन। और इनमें इनमें क्या कंपैरिजन होगा, जिसकी पावर ज्यादा, ठीक है, डन, ये प्रूव है इसका। ओके, और ये 0,1 से स्टार्ट होता है, हमने पॉजिटिव साइड लिया, नेगेटिव साइड में क्या होगा भी देखेंगे, उसका भी देखेंगे, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर है क्या। अच्छा जी, अब सुनिए, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जब अपन डेरिवेटिव करते हैं, जनरली आपको पहले जब मैंने बताया था तो मैंने क्या कहा था, a⁴x टाइप का फंक्शन होता है, ये क्या होता है जब डेरिवेटिव निकालते हैं। लेकिन जब इंट्रोडक्शन करते हैं तो b⁴x लिखते हैं, b फॉर बेस। अभी जब इंट्रोडक्शन कराऊंगा मैं, अभी करवाने वाला हूं, तो क्या बोलूंगा मैं इसको, b⁴x बोलूंगा, क्या बोलूंगा, b⁴x बोलूंगा। y इक्वल टू b⁴x टाइप का फंक्शन क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, ठीक है। जहां पे b होता है बेस, x होती है एक्सपोनेंट, और y होती है इस फंक्शन की वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज, b की वैल्यू हमेशा हमेशा 1 से ग्रेटर देन होगी, ये फिक्स है इस फंक्शन के। क्यों, इसलिए क्योंकि अगर 1 से छोटी लेंगे तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं बन पाएगा, कोई ग्राफ ही फॉलो नहीं हो पाएगा। लेट से इक्वल टू 1 ले लें, एग्जैक्टली 1 ले लें, तो 1 की पावर कुछ भी लगाओ 1 ही आती है, तो एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी 1 के सीधे, कांस्टेंट फंक्शन बन गया है तो, ठीक है। और 1 से छोटी लोगे तो उल्टा फॉलो होगा, उल्टा बताए कैसे, पावर बढ़ाओगे वैल्यू कम होगी, पावर बढ़ाओगे वैल्यू कम होगी। जैसे बी की वैल्यू 1 से छोटी लो, 1 से छोटी ले ली मैंने 1/2, ये 0.5 ले ली, 1 से छोटी है। पावर 1 क्या होती है, पावर 2 क्या होती है, 0.25। पावर 3 क्या होती है, तो एज आई एम इंक्रीजिंग द पावर, द वैल्यू ऑफ द फंक्शन गोज ऑन डिक्रीज। 0.5 से छोटा नंबर है 0.25, उससे छोटा नंबर है 0.125, अब पावर 4 करो 0.625, उससे छोटा नंबर है या नहीं है, समझ गए। तो ऐसा वाला ग्राफ बनेगा क्या, ये जो ग्राफ बन रहा है ना, अभी आप इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन पढ़े नहीं हो, ऐसा वाला जो ग्राफ होता है ना उसको कहते हैं इंक्रीजिंग ग्राफ, इंक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ। जो डिक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ होता है वो ऐसे बनता है, कैसे बनता है, ऐसे बनता है। अभी देखो इसका ग्राफ सबका ऐसे बन रहा है, ये सारे इंक्रीजिंग फंक्शंस हैं, पॉलिनोमियल में भी ले लिया मैंने, एक्सपोन इसमें भी ले लिया। अगर बी की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो इंक्रीजिंग है, अगर बी की वैल्यू 1 है तो स्ट्रेट है, और बी की वैल्यू अगर 1 से छोटी है तब फिर डिक्रीजिंग है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डेफिनेशन में बी की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है ऑलवेज, सबसे पहली चीज, बेस 1 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। अब आपको नोट्स में क्या लिखना है सुनो,
A function of the form y equal to b to the power x is said to be an exponential function if b is greater than 1. अच्छा, x कोई भी रियल नंबर ले लो, x can be any real number, not only 1 2 3 4, you can take 0.5, you can take 0.6, any real number, और y हमेशा पॉजिटिव रियल नंबर निकल के आएगा. आप सोचो, y कभी भी जीरो नहीं बन सकता, ना ही नेगेटिव बन सकता है. सोच के देखो, सोच के देखो. लेट से मैंने लिखा y इक्वल टू बी टू द पावर x. b 1 से बड़ा लेना है, लेकिन बोलो क्या लोगे आयुष, अनुष्का? 1 से बड़ा कुछ भी ले लो. 2 क्या, कुछ बड़ा सा ले लो, और बड़ा ले लो. 37 ले लिया, ठीक है ना. अब x कुछ भी लो, कुछ भी लो, कुछ भी. 2, तो इसका जो स्क्वायर आएगा वो पॉजिटिव रियल नंबर आएगा, r प्लस आएगा. ठीक है, अब 37 तो फिक्स कर दिया लेट्स से मैंने. अब मैंने कहा इसको यार थोड़ा छोटा करो, तो पावर छोटी करो, करो 0.5. तो 37 की पावर 0.5 मतलब 0.5 मतलब होता है रूट. तो 37 का रूट क्या होगा? 6. अभी भी पॉजिटिव रियल नंबर. और छोटा करो, 0.01. 0.01 का मतलब क्या होगा पहले तो ये बताओ. 1 की पावर 37 का 100th रूट, का 100th रूट, 37 का 100th रूट. अब 100th रूट भी अगर आप करोगे तो भी नेगेटिव तो नहीं आ सकता, और ना जीरो आ सकता है. ठीक है, अच्छा किसी ने कहा सर नेगेटिव ले लो. चलो नेगेटिव, क्योंकि x तो कोई भी रियल नंबर है ना, तो नेगेटिव लेना कोई. -2 कर दूं, क्या वैल्यू होती है इसकी? 1 डिवाइडेड बाय 37 का स्क्वायर. क्या ये एक नेगेटिव नंबर है? अभी भी पॉजिटिव रियल नंबर. माइनस का 300 कर दो, तो 37 की पावर 300. अब 37 की पावर 300 बहुत बड़ा नंबर है, लेकिन है तो डिनोमिनेटर में, तो अल्टीमेटली नंबर बहुत छोटा है, लेकिन फिर भी जीरो तो नहीं है और ना ही जीरो से छोटा है, यानी कि पॉजिटिव रियल नंबर आएगा. तो अगर मैं x कोई भी रियल नंबर लेके लेकिन b ग्रेटर देन 1 ले लूं, तो y हर हाल में r प्लस की रेंज से आएगा ही आएगा. सो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डोमेन एंड रेंज याद हुई? बोलो, डोमेन एनी रियल नंबर और रेंज पॉजिटिव रियल नंबर. फिर b क्या है? b उसकी फंक्शन का एक कंपोनेंट है, वो जिसकी वैल्यू 1 से ज्यादा होती है. वो डोमेन और रेंज नहीं है. डोमेन मींस पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x, रेंज मींस पॉसिबल वैल्यूज ऑफ fx या फिर y. अब b इसमें सारे फंक्शंस में नहीं होता है कि एक तीसरा कंपोनेंट भी निकल के आएगा x और y. इसमें है. सारे फंक्शन में तो x और y होते हैं, दो कंपोनेंट्स होते हैं. इसमें तीसरा कंपोनेंट भी है b, लेकिन वो ना तो डोमेन है ना रेंज है, वो फिक्स है. और वो फिक्स जो भी है 1 से बड़ा है. वो फिक्स जितना जैसे भी है वो 1 से बड़ा है. यहां तक क्लियर है? ठीक है. सो देखो क्या लिखा है हमने यहाँ पे. इफ b इज ग्रेटर देन 1, x कैन बी एनी रियल नंबर, पॉजिटिव नेगेटिव डेसिमल एनीथिंग, पर हमारा y जो है हमेशा पॉजिटिव रियल नंबर आएगा. ठीक है, फिर ऑब्जर्वेशंस की बात करते हैं. द एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज स्टीपर देन एनी पॉलिनोमियल फंक्शन. दुनिया का कोई भी बड़े से बड़ा पॉलिनोमियल फंक्शन ले लूं और एक्सपोनेंशियल फंक्शन छोटे से छोटा भी लूंगा तो भी उससे ज्यादा स्टीपर होगा. लेकिन अगर आप चेक करोगे तो आप थोड़ा सा बड़ा उसको बना के देखना, ऐसे नहीं 2-3 वैल्यूज पे बना के देखा और आपने डिक्लेयर कर दिया कि ये ज्यादा स्टीप है ना. मतलब लार्जर लॉन्ग टर्म में देखना है, शॉर्ट टर्म में नहीं देखना है. समझ गए? क्लियर? ओके. तो एक एग्जाम्पल के तौर पे जो मैंने आपको करा, ये आपको आपके नोटबुक में नोट डाउन कर लेना है फॉर योर रेफरेंस. एक्स स्क्वायर और 2 टू द पावर x, पॉलिनोमियल फंक्शन जिसका पावर 2 और एक्सपोनेंशियल फंक्शन जिसका बेस 2. कंपेयर किया देखो 10 तक. ठीक है ना. अब आप देखो 1 ये बड़ा है इससे, है ना, ये बराबर है, फिर एक बार थोड़ा सा छोटा है, फिर एक बार और बराबर है. यहीं तक हम डिस्कस कर पाए थे, उसके आगे ग्राफ नहीं था. लेकिन देखो 25 पे 32, 36 पे 64, और यहाँ पे 7 पे हमने क्या कहा था 49 आएगा, और यहाँ पे तो 128 हो जाएगा. और आप 10 पे तो देखो जरा, ये तो 10 ही बन पाया, वो हजारों में पहुंच चुका है. कितना बड़ा डिफरेंस है, 10 गुने का डिफरेंस है. और अगर आगे बढ़ाते जाए तो स्टीपर 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 होता जाएगा. ठीक है. सो ये आप फॉर योर रेफरेंस एग्जाम्पल लिख लेना. ऑल्सो एनी एक्सपोनेंशियल फंक्शन गेट्स स्टीपर एंड स्टीपर एज वी इंक्रीज इट्स स्पेस. दोनों बातें समझ में आई? कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन किसी भी पॉलिनोमियल फंक्शन से ज्यादा स्टीप है. पहला जो ऑब्जर्वेशन था वो तो ऊपर है, और उसके हिसाब से एग्जाम्पल भी है. द एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एनी एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज स्टीपर देन एनी पॉलिनोमियल. पॉलिनोमियल और एक्सपोनेंशियल में से हमेशा ये जीतेगा स्टीपर होने के मामले में. ठीक है. और अगर दोनों ही एक्सपोनेंशियल ले लें तो उनमें से कौन जीतेगा? जिसका बेस ज्यादा, जिसका बेस ज्यादा. एनी एक्सपोनेंशियल फंक्शन गेट्स स्टीपर एंड स्टीपर एंड स्टीपर.
एज वी इंक्रीज इट्स बेस। ओके, अब मैं आपको इंट्रोडक्शन में बताया था दो स्पेशल टाइप के एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, उसका जिक्र फिर इसके बाद में करना है आपको स्पेशल टाइप्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शंस में। हाउएवर देयर आर इनफाइनाइट एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इनफाइनाइट है, कोई लिमिट ही नहीं है, पर दो एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो कि बहुत सिग्निफिकेंट है हमारी कैलकुलस के प्रॉब्लम सॉल्व करने में, उनका अलग से नाम रख दिया गया। एक है कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन और एक है नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। सो कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन में बेस को बी ले लेंगे, आ गया। हाँ, कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन में हम बेस को क्या ले लेंगे, बी, तो फंक्शन कैसा दिखाई देगा, y इक्वल टू 10। तो कोई भी आपसे पूछेगी कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, तो सिंपल सी बात क्या कहेंगे, y इक्वल टू 10 टू द पावर x। ये है कॉमन एक्सपोनेंशियल, फिक्स है ना, x बदलते जाओ y मिलता जाएगा ना, फंक्शन है, ठीक है ना, लेकिन बेस फिक्स करना है। और नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसमें आपको बेस लेना है ई बोले तो यूलर नंबर, यानी बी की वैल्यू यानी बेस की वैल्यू हो जाएगी ई, ठीक है। नोट डाल के लिखना है ई क्या होता है, यूलर्स नंबर, और इसकी वैल्यू क्या होती है 2.715। जैसे ज्योमेट्री को सॉल्व करने के लिए पाई की वैल्यू जरूरी है 3.14, ठीक है ना, वैसे ही कैलकुलस को सॉल्व करने के लिए ई की बहुत जरूरत है, जिसकी वैल्यू है लगभग 2.718। और ये वैल्यू आती कहां से, उसका एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन है, पर उसका प्रूफ हमारे कोर्स में नहीं है ना, हमको ध्यान देना है, ठीक है ना। इसकी वैल्यू आती है, अगर मैं 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन इनफाइनाइट टाइम्स, और सबके ऊपर वन 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 एंड सो, इन सबको ऐड कर दूं, क्या कर दूं, इन सबको ऐड कर दूं, तो इसका जो भी आंसर होता होगा वो ई होता है, एंड इसकी वैल्यू 2.718 के आसपास होती है। तो ये आपकी जीके के लिए है, इसको बैठ के सॉल्व नहीं करना आपको। और ये इसकी वैल्यू ई आई कैसे सर, इसका प्रूफ हमारे कोर्स में नहीं है, पर आपको एक्सप्लेनेशन पता होना चाहिए भाई इसकी वैल्यू आती है ऐसे। उसका कारण यह है कि क्योंकि जीके के क्वेश्चंस आपके इस वाले टॉपिक से बनते हैं कि ई की वैल्यू कैसे निकाली जाएगी, 4 ऑप्शन में से। परमुटेशन कॉम्बिनेशन तो फैक्टोरियल नोटेशन है ना, पी और सी थोड़ा लगाया मैंने, पी और सी को सॉल्व करके मैंने तो सीधे फैक्टोरियल में दे दिया आपको। फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल क्या होता है, 5 4 3 2 1, 4 फैक्टोरियल क्या होता है 4 3 2 1, ऐसे करके अभी तो इनफाइनाइट टाइम्स आना है, अनंत बार, केवल इतना नहीं है, अनंत बार, और इसका जो सम होगा वो सम इतना सा ही होगा, ठीक है ना। इसका प्रूफ हमको नहीं सोचना है, ठीक है, डन, क्लियर, ओके। सो देख लो ई की एक्सप्लेनेशन इट्स वैल्यू इज क्लोज टू 2.718। ऑल्सो ई की वैल्यू ये होती है, अब मैंने यहाँ पे 0 फैक्टोरियल लगाया था, वो इसने हटा दिया क्योंकि 0 फैक्टोरियल 1 होता है, तो 1 बाय 1 इसने सॉल्व करके लिख दिया है ना, बाकी आप पूरा लिखो तो 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है, डन। अब अभी तक अपन ने एक्सपोनेंशियल फंक्शन की जनरल डेफिनेशन सीखी, यानी कैजुअली सीखा है भाई क्या होता है ना, कैजुअल में हमारी देसी भाषा में सीखा है। अब मैथमेटिकल डेफिनेशन या फिर आपकी एनसीईआरटी में जो डेफिनेशन, क्योंकि फंक्शन की डेफिनेशन कैसे दी हुई होती है, डोमेन टू रेंज ऐसा करके दी हुई होती है ना, तो इसने कैसे दी है देखो, डेफिनेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ए फंक्शन एफ defined from R to R plus, that means domain and range. Domain can be any real number, x can be any real number, y can be any positive real number, ठीक है ना, and x to y है तो R to R plus है, equal to fx equal to b to the power x where b is greater than 1 is called an exponent। ये हो गई इसकी ऑथेंटिकेटेड कॉन्सेप्चुअल डेफिनेशन। वो जो डेफिनेशन थी b to the power x वो जनरल डेफिनेशन थी, आपको अगर एग्जाम में डिफाइन एक्सपोनेंशियल फंक्शन आया तो यू विल राइट दिस, क्योंकि फंक्शन को कैसे डिफाइन करते हैं, डोमेन टू रेंज, y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू जो भी वो फंक्शन है, और इस फंक्शन में b एक खास चीज है तो b इज ग्रेटर देन 1, ओके, इज कॉल्ड एन एक्स। यहाँ तो कोई डाउट, नो डाउट। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के कुछ कुछ ऑब्जर्वेशंस, इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस, पहला दूसरा ऑब्जर्वेशन तो शायद ही आपको बताने की जरूरत है, और तीसरा भी शायद बताने की जरूरत। एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑलवेज पासेस थ्रू द पॉइंट 0,1, क्योंकि b टू द पावर x है, b 1 से बड़ा लो और x 0 लो, x क्या लो 0, 1 से बड़ा, जैसे मैं 2 की पावर 0 ले लूँ, मैं 3 की पावर 0 ले लूँ, मैं 4 की पावर 0 ले लूँ, मैं 5 की पावर 0 ले लूँ, मैं 6 की पावर 0 ले लूँ, तो x अगर 0 रख दिया आपने तो इसकी वैल्यू जो आएगी वही होगी y की वैल्यू, तो 1 ही होगी, 1 ही होगी, 1 ही होगी, 1 ही होगी 1। तो 0 रखते 1 आंसर, 0 रखते 1 आंसर, 0 रखते, चाहे से बेस कुछ भी था 1 से बड़ा, लेकिन 1 से बड़ा, ठीक है ना, कुछ भी वैल्यू रखो 1 आ रहा है, दैट मीन 0,1 0,1 0,1, कुछ इसमें से इसका ग्राफ बनाओ, इसका ग्राफ बनाओ, इसका ग्राफ बनाओ, सबका ग्राफ 0,1 से पास होगा, क्योंकि 0 रखते 1 वैल्यू आ रही है।
सो कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, इट विल ऑलवेज पास थ्रू द पॉइंट 0,1। अभी लॉगरिथमिक में सीखेंगे, कोई भी लॉगरिथमिक फंक्शन हो, इट विल ऑलवेज पास थ्रू 1,0। उल्टा है, क्योंकि आपको भी अभी पता नहीं है, अभी आगे चल के सीखो कल की क्लास में कि एक्सपोनेंशियल लॉगरिथम एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन है, जैसे साइन का साइन इनवर्स, कॉस का कॉस इनवर्स। तो एक्सपोनेंशियल का इनवर्स फंक्शन क्या होता है? लॉगरिथमिक फंक्शन। तो वो 1,0 से गुजरता है हमेशा। यहाँ तो कोई डाउट? एक्सपोनेंशियल फंक्शंस आर ऑलवेज एवर इंक्रीजिंग। एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होते हैं हमेशा इंक्रीज, किसी भी पॉइंट पे चेक करो वो बढ़ रहे होते हैं। देखो, इंक्रीजिंग फंक्शन ऐसा होता है जिसका ग्राफ कुछ ऐसा होता है। डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है? जिसका ग्राफ कुछ ऐसा होता है। अब कुछ फंक्शंस क्या होते हैं? घटते बढ़ते रहते हैं, जैसे साइन कॉस, बड़ा कम हुआ, कम हुआ, बड़ा बड़ा कम हुआ। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है। एक पॉइंट पे, इस पॉइंट पे कोई चेक करे, किसी ने कहा बता यार इस पॉइंट पे बढ़ रहा था घट रहा था? बढ़ रहा था। कोई कहे इस पॉइंट पे चेक करना जरा, घट रहा था। कोई कहे इस पॉइंट पे चेक करना, बढ़ रहा था। कोई कहे इस पॉइंट पे स्टेबल था। अभी सीखेंगे हम चैप्टर एप्लीकेशन और डेरिवेटिव्स में सारी बताएं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है ना। तो बढ़ेगा ऐसे, घटेगा ऐसे, बढ़ेगा ऐसे, घटेगा। लेकिन जरा आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन कोई सा भी उठाओ, वो तो किसी भी पॉइंट पे नीचे आया ही नहीं। एक बार जो उसने ऐसी वाली डायरेक्शन पकड़ी, एक बार भी आया ऐसे? आ भी सकता है कभी भी ऐसे? बस एवर इंक्रीजिंग। एवर इंक्रीजिंग मतलब किसी भी पॉइंट पे चेक करोगे ना, यहाँ 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 यहाँ, हमेशा बढ़ता हुआ दिखाई देगा। डन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज एवर इंक्रीजिंग फंक्शन। डन यहाँ तक? कोई डाउट? ओके, चलते हैं हम आगे। ये वाला क्लियर है? अब ये लास्ट वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ऑब्जर्वेशन। फॉर वेरी लार्ज नेगेटिव वैल्यूज ऑफ एक्स, द वैल्यू ऑफ वाई, पहले एक बार पढ़ो। द वैल्यू ऑफ वाई टेंड्स टुवर्ड्स जीरो बट इट नेवर बिकम्स जीरो। क्या कह रहा है ये? देखो ध्यान से। जैसे सपोज करो, बोलो अनुष्का कोई भी एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलो, बी की वैल्यू रख के कोई भी एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलो, 1 से बड़ी रखनी है, 3 की पावर एक्स, ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, बोलो। अब आप 3x तो कुछ भी रख सकते हो ना, x तो आप कुछ भी रख सकते हो। तो आपने 3 की पावर लेट से 2 रख दी तो 9। आपने 3 की पावर 1 रख दी 3, x कुछ भी रख सकते हो आप। और कम करो, 0 रखो, 1। और कम करो मतलब नेगेटिव में कर दो, तो ये हो जाता है 1/3। और -2 रखना जरा, 2/3, 3/2, 1/3/2। तो जिसकी पावर नेगेटिव होती है वो उसका डिनोमिनेटर होता है 1/9। जिसकी पावर नेगेटिव होती है तो नेगेटिव को बच के जो नंबर है वो डिनोमिनेटर। 3 की पावर -3 बोलो, 1/27। 3 की पावर -4 बोलो, 1/81। ठीक है। तो आप देखो जैसे जैसे वैल्यू, एक्स की वैल्यू कम होती जा रही है और कम होते होते नेगेटिव होती जा रही है, क्या होती जा रही है? तो वाई की वैल्यू घट रही है, घट रही है, घट रही है, चेक करो, घट रही है। 9 से 3 हुई, 3 से 1 हुई, फिर 1/3 हुई, 1/3 से छोटा नंबर है 1/9, 1/9 से और छोटा नंबर है 1/27, 1/2। तो ये घटते 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 घटते, मतलब एक्स की वैल्यू लार्ज नेगेटिव नंबर्स हो जाए। कर लो बात घर से। ओके, एक्स की वैल्यू लार्ज नेगेटिव वैल्यू हो जाए, मतलब नेगेटिव तो हो ही सही, लेकिन नेगेटिव में लार्ज नहीं है। देखो, -3 -4 को ज्यादा लार्ज नेगेटिव वैल्यू नहीं है, लार्ज नेगेटिव वैल्यू, लेट्स से वाई इक्वल टू 3 की पावर -10,000 हो जाए। नेगेटिव भी है और लार्ज भी है। इसका आंसर क्या होगा? सोचो जरा, 1 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 10,000। तो ये जो वैल्यू होगी बहुत ही छोटी वैल्यू होगी, बहुत ही छोटी वैल्यू होगी, जीरो के करीब 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 होगी, पर जीरो नहीं हो सकती। हो सकती है क्या? तो ये क्या कह रहा है कि जैसे जैसे x की वैल्यू कम होते होते लार्ज नेगेटिव वैल्यू बन जाती है, तो y की वैल्यू टेंड टुवर्ड्स जीरो हो सकती है, बट इट कैन नेवर बिकम जीरो। इट कैन नेवर बिकम जीरो। इसका इफेक्ट ग्राफ पे कुछ ऐसा आता है कि जब अपन इसका ग्राफ बनाते हैं लाइक दिस, तो 0,1 से तो ये पास होता ही है लाइक दिस, है ना। अब x की वैल्यू नेगेटिव लेने का मतलब है सेकंड क्वाड्रेंट पे आना। तो सेकंड क्वाड्रेंट में जैसे -1 -2 -3 ऐसे करते करते तो इसकी वैल्यू जीरो के करीब आती गई। जीरो के करीब मतलब ये देखो, ये कोई भी फंक्शन, सुनो मेरी बात, अगर कोई ग्राफ एक्स एक्सिस को छू गया,
तो एक्स एक्सिस को छूने का मतलब है वाई की वैल्यू जीरो, आई की वैल्यू जीरो, आई की वैल्यू जीरो, और नीचे आ गया तो वाई की वैल्यू नेगेटिव। तो ये इसका आंसर तो कभी नेगेटिव क्या जीरो भी नहीं आ सकता, वाई की वैल्यू जीरो भी नहीं हो सकती, नेगेटिव तो बहुत दूर की बात है, वाई की वैल्यू जीरो भी नहीं हो सकती। आप एक्स नेगेटिव लोगे तो वाई गिरेगा नीचे, लेकिन एक्स बहुत ज्यादा नेगेटिव ले लोगे तो भी वाई बिल्कुल गिरते 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 जीरो के बिल्कुल चिपक जाएगा, लेकिन जीरो। तो इसका ग्राफ जैसे मैं नेगेटिव जा रहा हूं तो ये नीचे आ रहा है, वाई के नजदीक मतलब जीरो के नजदीक आ रहा है, आ रहा है आ रहा है आ रहा है, और नेगेटिव ले लिया और नेगेटिव बहुत ज्यादा, मतलब ये मान लो मैंने -10,000 ले लिया एक्स की वैल्यू, तो वाई की वैल्यू बहुत जीरो के मतलब करीब आ जाएगी, लेकिन ये कभी जीरो नहीं हो सकती। एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद ये एक्स एक्सिस के पैरेलल दिखाई देगी, लेकिन ये एक्स एक्सिस को टच नहीं कर सकती, क्योंकि एक्स एक्सिस को टच करने का मतलब होता है वाई की वैल्यू जीरो। कोई भी पॉइंट लाइंग ऑन द एक्स एक्सिस में वाई की वैल्यू जीरो होती है ना, ऐसा वो कहना चाह रहा है कि फॉर वेरी लार्ज नेगेटिव वैल्यूज ऑफ एक्स द वैल्यू ऑफ वाई टेंड्स टुवर्ड्स जीरो, जीरो की तरफ भागती है वाई की वैल्यू तेजी से, बट इट नेवर बिकम जीरो। दैट मीन्स द ग्राफ ऑफ एनी एक्सपोनेंशियल फंक्शन नेवर मीट्स द एक्स एक्सिस। तो अब इन शॉर्ट इसका ग्राफ आप ऐसे याद रखो, कल अभी तक तो मैं क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट से सिखा रहा था, तो 1,0 से स्टार्ट होगा ऐसे सिखा रहा था, 1,0 से स्टार्ट होगा हमेशा, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो सॉरी उल्टा बोल दिया, 0,1 से, 0,1 से स्टार्ट होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। लेकिन अगर ओवरऑल ग्राफ देखें तो सर आप तो यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो, दैट मीन्स आप ये मानते हो कि एक्स की वैल्यू जीरो या जीरो से बड़ी है, जीरो से छोटी भी तो है एक्स की वैल्यू, तो आप पूरा ग्राफ बताओ, तो पूरा ग्राफ आज से आप ऐसे याद रखेंगे ऐसा। ये है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ, नेगेटिव साइड में y को छूता हुआ एग्जैक्ट जीरो पे 1, 0,1 से पास होगा, और फिर पॉजिटिव साइड पे तो रॉकेट स्पीड स्टीपर एंड स्टीपर एंड स्टीपर। दिस इज द कंप्लीट एक्सपोनेंशियल फंक्शन ग्राफ, कंप्लीट आ गया, इसमें नेगेटिव वैल्यूज भी आ गई, जीरो भी आ गई, पॉजिटिव वैल्यूज भी आ गई, ठीक है समझ आया। तो ये इसका फिफ्थ ऑब्जर्वेशन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था, ट्रू फॉल्स में आ सकता है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ एक्स एक्सिस को छुएगा या नहीं छुएगा, इस तरीके से ट्रू फॉल्स बना सकता है वो, ठीक है। और फिर लॉगरिथमिक मैंने क्या कहा था उल्टा है, तो वो बेचारा वाई एक्सिस को नहीं छूता है, ये एक्स एक्सिस को नहीं छूता है ना, तो वो बेचारा वाई एक्सिस को नहीं छूता है, कल देखेंगे उसको भी, ठीक है। सो इट इज ए वाई इक्वल टू बी टू द पावर एक्स टाइप का ग्राफ है, हाँ बी को वैल्यू ग्रेटर देन 1 लेना तभी ये सारी चीज अप्लाई होगी, अगर आपने बी की वैल्यू इक्वल टू 1 या लेस देन 1 ले ली तो सारा कबाड़ा हो गया, कोई कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होगा इसमें, ठीक है ना। सो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, अभी देखो हल्का सा मैंने गलत बनाया, हल्का सा उठा लिया मैंने, उठेगा क्यों, ये तो और नजदीक आएगा, है ना, तो सर वो मैन ऐसे चल गया होगा, थोड़ा सा और नजदीक जाएगा, बट इट कैन नेवर बिकम, इट कैन नेवर टच एक्स एक्सिस, मतलब इट कैन नेवर बिकम जीरो, वाई की वैल्यू कैन नेवर बिकम जीरो, और जीरो पे 1 पे पास होगा, ठीक है। पांचों ऑब्जर्वेशन अच्छे से समझ में आ गई क्या। सो दैट इज इट फॉर, अच्छा डेरिवेटिव जिसका जो चैप्टर चल रहा है, जो चैप्टर चल रहा है अभी तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डेफिनेशन वही है ओनली, व्हाट अबाउट इट्स डेरिवेटिव, है ना। सो बहुत ही सरल है, देखो मैंने क्या कहा था, डेरिवेटिव की बात करेंगे तो फंक्शन को ए टू द पावर एक्स से पढ़ेंगे, और जब उसके इंट्रोडक्शन की बात करेंगे तो बी टू द पावर एक्स से पढ़ेंगे, तो अब डेरिवेटिव पे आ गए अपन, इंट्रोडक्शन कंप्लीट। इसमें बी रखना अच्छा नहीं लगा उनको, मतलब ए कैन बी एनी रियल नंबर, तो उसको बी क्यों रखें, स्टार्टिंग तो अल्फाबेटिक ए से होती है ना, और वहां पे उस बी को बेस बोलना था, ऐसे बोलना था भाई तू बेस है, तो बेस बोलने के चक्कर में बी फोर बेस, ठीक है। वैसे तो देखो फंक्शन आएगा आपके सामने y इक्वल टू 10 टू द पावर x 7 टू द पावर x, तो आपको क्या मतलब है वो 7 को a रखना है या b रखना है, आपको तो 7 टू द पावर x का डेरिवेटिव निकालना है, 10 टू द पावर x का डेरिवेटिव निकालना है, बोलो। हम्म, क्या बोल रहे हो, कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं, तो क्या हो गया, क्यों बोलते हैं, ओके। देखो अभी आप लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन को पूरा नहीं समझो, ये बात आपको कल समझ में आ जाएगी, ये बात आपको कल समझ में आ जाएगी, ठीक है ना। कॉमन एक बार एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक पूरा खत्म हो जाने तो फिर आपको समझ में आ जाएगा कि इनको कॉमन और उसको नेचुरल क्यों बोलते हैं, वो नेचुरली कुछ वैल्यू देता है और ये कॉमनली यूज किए जाने वाला है, इसलिए ठीक है ना। और पूरा हो जाने दो लॉगरिथमिक एक्सपोनेंशियल, इन दोनों में भी कनेक्शन नहीं पता आपको, ठीक है ना, ओके। तो y इक्वल टू ए टू द पावर x एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे यानी y डैश निकालेंगे, यानी डी बाई डी एक्स करेंगे, इसका आंसर याद भी करवाया मैंने, लिस्ट में भी लिखवाया है, एक बार तो एज इट इज लिख दो, और एक बार जो भी बेस है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का बेस है उस पर लॉग लगा दो, उस पर लॉग लगा दो, अब आपको सर यही नहीं आता भी तो हाँ तो इसीलिए डेरिवेटिव थोड़ा बहुत ही समझ में आएगा भी, पर एक बार याद करने के पर्पज से, रटने के पर्पज से रट लो, और इस लॉग का भी बेस होता है,
तो वो बेस क्या लेना पड़ेगा आपको, ई। इसका मतलब है नेचुरल लॉग। जैसे वो नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो ये नेचुरल लॉगरिथमिक फंक्शन है, ई बेस ले लिया ना आपने, और इसका भी बेस 10 ले लिया तो ये कॉमन लॉगरिथमिक फंक्शन है, सेम टू सेम है, वो लॉजिक सेम है। ठीक है, तो ये इसका हो गया डेरिवेटिव। अब जैसे कि 10 टू द पावर एक्स का लेना हो डेरिवेटिव, तो एक बार तो सेम और एक बार 10 के आगे लॉग लगा दो, लॉग 10। कुछ नहीं बोलते हैं तो बेस ई होता है, जैसे मैंने कहा ना लॉग 10, तो ऑब्वियसली इसका बेस ई है। या तो मैं आगे होकर कहूँ लॉग 10 टू द बेस 3, लॉग 10 टू द बेस 5, लॉग 10 टू द बेस 7, लॉग 10 टू द बेस 11, ऐसे में आगे होगा। मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, लॉग 10 बोल रहा हूँ, दैट मीन्स बेस ई है। दैट मीन्स पे क्या है उसका नेचुरल लॉग है, फिर वो बी। ठीक है ना। आपके कंपटीशन जब एग्जाम्स आएंगे, जैसे आपने दिए नहीं है, वैसे अगर आप दोगे तो वहां पर है ना नेचुरल लॉग को एल बोलते हैं, एल। वो ऐसे लिख देते हैं LN10, LN10 का मतलब है log 10 टू द बेस ई, मतलब इसका इसका बोलने का तरीका है LN10। ठीक है ना, लॉग एल फॉर एल फॉर लॉग, एन फॉर नेचुरल, तो ये इनको बोलने का तरीका होता है ना। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, किसी ने कहा सर नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव करके बताओ। तो देखो नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव जब मैंने किया तो मैंने क्या कहा था, किसी भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव करो, पहले उसको एसएम लिख दो और फिर जो बेस है उस पर लॉग लगा दो, तो लॉग ई, और बेस सबका ही ई है देखो। अब आप आगे चल के कल सीखोगे कि लॉगरिथमिक फंक्शन में हम जिसका लॉग निकाल रहे हैं अगर बेस भी वो हो जाए तो इस चीज की वैल्यू 1 होती है। जैसे कि log 6 टू द बेस 6 1, log 7। अच्छा आपको बता ही देता हूँ, चलो देखो, नहीं सर नींद नहीं आएगी रात को, मैं थोड़ा बहुत हिंट दे देता हूँ। मैं लिखता हूँ ना log 6 टू द बेस 6, इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग ये होता है 6 की कौन सी पावर लगाऊं जो 6 आ जाए। 1 पावर लगाएगा भाई, 6 की पावर 1 लगाएगा तभी तो 6 आएगा, ये होता है इसका। यानी लॉगरिथमिक फंक्शन का आउटपुट पावर होता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में इनपुट पावर था, जैसे मैंने कहा 6 की पावर x, तो अब x इनपुट है ना, पावर क्या है इनपुट, 1 2 3 4 पावर्स इनपुट में मिल रही है, वैल्यू आउटपुट में मिल रही है। और वहां पे जो वैल्यू आउटपुट में मिल रही थी ना वो यहाँ पे इनपुट पे मिलेगी यहाँ पे, और इसका आउटपुट होगा वो पावर जो ऊपर लग रही थी। उल्टा फंक्शन है ना इसका, समझ आया। जैसे मैंने कहा एक और देखो, अगर मैंने कहा log 36 टू द बेस 6, आप क्या आंसर दोगे बताओ। 2, 6 की कौन सी पावर 36 है, 6 की कौन सी पावर 36 है, 2, आंसर 2। ये होता है लॉगरिथमिक। या जो बेस में है उसकी कौन सी पावर, आंसर ये वाला आना चाहिए। जैसे मैंने कहा साइन इनवर्स 1/2, तो आप क्या सोचते हो साइन किस पे लगाएं कि आंसर 1/2 है। ये होता है ना इनवर्स फंक्शन, क्या होता है साइन इनवर्स 1/2 का मतलब क्या है, साइन किस पे लगाएं कि आंसर 1/2 है, तो आपका देखो 30 डिग्री पे लगाओ सर। तो सिमिलरली लॉग एक्सपोनेंशियल का उल्टा है कि 6 पर कौन सी पावर लगाऊं कि आंसर 36 आ जाए। वेरी इजी। अब थोड़ा डाइजेस्ट करने में हल्का सा टाइम लगेगा अभी। तो आप ये तो समझ गए ना कि अगर ये दोनों सेम हो तो 1 आएगा, क्योंकि आप इसकी कौन सी पावर 6 लाओगे, 1 ही पावर लाओगे। मान लो 7 होता तो 7 की पावर 1 भी 7, 8 की पावर 1 भी 8, 9 की पावर, तो ई की पावर कौन सी लगाऊं ताकि आंसर ई आ जाए, तो ई की पावर 1 लगाएगा तभी तो आंसर ई आएगा। तो ये 1 इसका आंसर है, इस क्वांटिटी का आंसर क्या है, ये पावर। ठीक है, तो ई टू द पावर एक्स इंटू 1 क्या हो जाता है, ई टू द पावर एक्स। तो अकेला एक ऐसा फंक्शन है हमारे पास पूरी मैथ्स में जिसका डेरिवेटिव वो खुद होता है, वो है ई टू द पावर एक्स। ई टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव वो खुद ही है, बाकी और कोई फंक्शन ऐसा नहीं पैदा हुआ जिसका डेरिवेटिव वो खुद होता हो। ठीक है, सो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव बोलो बिना देखे, ए एक्स नहीं, ए टू द पावर एक्स। हाँ, पहले बोलो लॉग ए टू द बेस ई। पहले तो लॉग किस पे लगा रहे हो, इनपुट क्या है ना, लॉग ए टू द बेस ई, मतलब यहाँ पे ये ए इसका डोमेन है, ये इसका डोमेन है, बेस तो फिक्स कर दिया और इसका जो आंसर आएगा उसकी रेंज है। ठीक है ना। और कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव बोलो, सेकंड वाले का कॉमन मतलब 10 को बेस को 10 कर दिया, 10 की पावर एक्स इंटू लॉग 10, और चाहो तो बोलो टू द बेस ही, नहीं तो लॉग 10 भी सफिशिएंट है। और नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव बोलो, सेम वही नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई टू द पावर एक्स, और किसी का एक्सप्लेन करो ई टू द पावर एक्स इंटू लॉग ई, और लॉग ई की वैल्यू 1 होती है, लॉग ई की वैल्यू 1 होती है, लॉग ई टू द बेस ई हो गया इसलिए वैल्यू क्या हो गई उसकी 1। सो डेरिवेटिव तो आप चुटकियों में याद हो गया।
फंक्शन समझने में जितना टाइम लगा उसका आधा टाइम भी, 1/4 टाइम भी हमको नहीं लगा। नेक्स्ट है लॉगरिथमिक फंक्शन, जो हम कल सीखेंगे। बुक में देख लो, अगर कुछ एक्स्ट्रा चीज है तो ये सीख लिया हमने, ये सीख लिया। वैसे तो कब सब कुछ कवर करते हैं, ये सारे ऑब्जर्वेशंस हैं। और ये देखो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डेफिनेशन है आपके सामने। आपको जो भी नोट्स बनवाए जा रहे हैं, लिखवाए जा रहे हैं, सब एनसीईआरटी पैटर्न पे। देखो पहली डोमेन, दूसरा ऑब्जर्वेशन रेंज, तीसरा ऑब्जर्वेशन 0,1 से हमेशा पास होगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन एवर इंक्रीजिंग है, और फॉर वेरी लार्ज वैल्यूज ऑफ एक्स द एक्सपोनेंशियल इज वेरी क्लोज टू जीरो। इन अदर वर्ड्स, इन द सेकंड क्वाड्रेंट द ग्राफ अप्रोचेस एक्सिस। सेकंड क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो क्या होता है कि वो शुरू ही वहां से होता है ना, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो एक्स एक्सिस को अप्रोच तो करता है, उसकी तरफ बढ़ता तो है, बट नेवर मीट्स इट, मिल नहीं पाता उससे। ठीक है ना। एक्सपोनेंशियल फंक्शन विद बेस 10 इज कॉल्ड कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। दिया इसने रीजन, तो फिर मुझसे मत मांगना। ठीक है। और उसके बाद आ जाओ, ई की वैल्यू दी पहले, ये चलते जाओ इनफाइनाइट, ये ई है, और जब बेस ई ले लें तो इट इज कॉल्ड नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसकी वैल्यू 2 और 3 के बीच में होती है। इसने तो देखो इतना भी नहीं बताया कितनी होती है, मैंने तो कम से कम इतना बताया 2.718 होती है, इसने तो बस कह दिया 2 और 3 के बीच में होती है। मैंने इतनी क्लोज तो बता दी। ठीक है, ये जीके का क्वेश्चन अराइज होता है यहाँ पे। ठीक है, ओके, ठीक है। बी को एनी रियल नंबर ए टू द बेसिस एक्स बी टू द पावर एक्स। ठीक है। अब इसने लॉगरिथमिक की कहानी शुरू कर दी यहाँ से, तो अपन उसको कल ही देखेंगे ना। लॉगरिथमिक फंक्शन डिफाइन करना शुरू कर दिया, अपन कल देखेंगे। ठीक है, चलो जाओ। देखो, कैलकुलस सीजी ऐसी है, जो हमको लगता है वैसा होता नहीं है। ठीक है, देखो मेरी बात सुनो, इधर देखो, क्या किया आपने, 1 प्लस, आगे बोलो, आगे बोलो, 2 फैक्टोरियल, भूल भी गए, 1/, आगे बोलो, आगे बोलो, काफी है। चलो थोड़ी सी क्लोज वैल्यू निकालते हैं। 1 को तो 1 ही लिखोगे, 1/1 को भी 1 ही लिखोगे, तो 1+1। 2 फैक्टोरियल क्या होता है, 2, तो 1/2 0.5। 3 फैक्टोरियल क्या होता है, 3 इंटू 2 इंटू 1 6। 1/6 क्या होता है, लगभग 0.10/6 करके देखो, 1.666, यानी 0.16666 ऐसे करके, है ना। 4 फैक्टोरियल करना, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, 1/24 देखो, इससे भी छोटी वैल्यू कुछ, इससे भी कुछ हो, बहुत छोटी वैल्यू आएगी, 0 0 करके 3 2 5 ऐसे कुछ भी आएगी। 5 फैक्टोरियल उससे भी छोटी, उससे भी छोटी, उससे भी। तो ये 2.5 तक तो काफी क्लियर है वैल्यू, लेकिन उसके बाद ये इतनी छोटी वैल्यूज हैं, इतनी छोटी वैल्यूज हैं कि ये सब मिलके 2.718 तक ही पहुंच पाएंगी। सॉरी 27 नहीं, 2.718 तक। कितनी सी वैल्यू है ये, इसमें जुड़ के क्या ही उखाड़ लेगी, इसका 2.66 बना, फिर ये तो और छोटी 0 0 0, फिर आगे की वैल्यू इतनी आएगी कि 0.00000, तो वो 0 0 इतने सारे उसके बाद है वैल्यू, तो वो इससे जुड़ के अप्रोक्सीमेट वैल्यू, अभी ये नंबर है 2.718। अब मैं इसमें एक वैल्यू जोड़ता हूँ, देखो, +0.00000000003। इसका आंसर आप 2.718 ही लिखोगे, या ऐसे 0 0 करके 3 लिखोगे, यही लिखोगे। अब आप कह रहे हो कि सर इनफाइनाइट टाइम चल तो रहा है, तो वो इनफाइनाइट टाइम से कौन सी बड़ी वैल्यू दे रहा है, ऐसी ही वैल्यूज दे रहा है, और जितना आगे चलोगे और जीरो बढ़ेंगे। तो बढ़ तो रहा है, लेकिन डिनोमिनेटर में बढ़ रहा है। हाँ, अगर ये न्यूमरेटर में बढ़ रहा होता तब तो बहुत लार्ज वैल्यू मिलती, लेकिन डिनोमिनेटर में बढ़ रहा है, तो जो अगली वैल्यूज आ रही है, यहां तक की वैल्यूज तो काफी क्लियर तरीके से आगे जब जाते यहाँ तक आ गई, लेकिन उसके बाद जो वैल्यूज आ रही हैं वो बहुत ही छोटी आ रही है, इतनी छोटी आ रही है कि एक्चुअली यहीं तक इसकी डेफिनेशन मान सकते हैं, इसके बाद का तो कुछ कंट्रीब्यूशन निल मान सकते हैं। तो इतना ही है 2.718। ठीक है, क्लियर है, थोड़ा बहुत हिंट मिला। घर बैठ के, नहीं तो 1/10 फैक्टोरियल तक एक बार सॉल्व करना, कैलकुलेटर से करके देखना। ठीक है, ओके, चलो लॉगरिथमिक कल देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग।